बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, किसी भी बुल रन का जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो रिटेल इन्वेस्टर ही होता है। आप किसी भी बुल मार्केट को उठाकर देख लें, उसमें आपको यही कहानी देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि हर बुल मार्केट का अंत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स कभी भी लगातार नहीं बढ़ सकते तेज रफ्तार से, उसे कभी ना कभी आकर गिरना ही पड़ता है ताकि मार्केट में डिमांड सप्लाई का बैलेंस बन सके और साइकिल्स मेंटेन हो सके। आप में से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, 10 साल 15 साल से मार्केट में हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट के उन फेसेस को नहीं देखा है और उन्होंने सिर्फ वही फेस देखा है, मार्केट को चढ़ते हुए ही देखा है, मार्केट को रिकवर होते हुए देखा है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर ही इस तरीके का नुकसान उठाता है, क्या है उसकी वजह। और उसकी वजह ये है कि जब वो नया नया मार्केट में आता है तो हर तरफ से उसे एक ही तरीके की बातें सुनने को मिलती है और उसे लगता है कि जब हर कोई एक ही बात कह रहा है तो वो गलत तो नहीं हो सकता है। लेकिन मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग। तो क्या वो सब जो आवाज़ उसे सुनाई देती हैं, क्या वो उसे मिसलीड करने के लिए देती हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसकी दो वजह होती है। पहला, जो उसे कहा जाता है करने को, वो उन लोगों से कहा जाता है जिनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, जो रिटेल को माल खरीदवा कर पैसे बनाते हैं। एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी की आवाज़ वो होती है जिनमें एक्सपीरियंस का अभाव होता है। तो जब उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब उन्होंने खुद मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखा है, तो वो कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सही गाइड कर पाएंगे। और इसका परिणाम होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, जो नया नया रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो अक्सर गलत स्टॉक्स में फंस जाता है, गलत मार्केट के टाइमिंग में फंस जाता है और उसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, अपने पोर्टफोलियोज़ लेकर आते हैं, और जो मैं देखा हूँ उसी के बेसिस पर आपको कह रहा हूँ। और ये कहानी हमने 2000 में भी देखी, 2008 में भी देखी और 2024 में भी देखी। तो ऐसी जो गलतियां रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज के टाइम पर एक ऐसी गलती रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि वो MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं तो कभी ना कभी आपने MTF का जिक्र सुना होगा, या तो किसी ऐड में देखा होगा या किसी ब्रोकिंग के साइट पे देखा होगा। तो बेसिकली ये वही होता है मार्जिन ट्रेडिंग, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने के पैसे नहीं हैं तो कुछ पैसा आप दीजिए और कुछ पैसा ब्रोकर आपको देगा और मिलाकर आप पैसे लगा लीजिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ब्रोकर्स ऐसा क्यों करते हैं। ब्रोकर्स ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको 10 से 12% तक का इस पे इंटरेस्ट इनकम होता है। यानी कि आप मार्जिन ट्रेडिंग जब करते हैं तो ऑलरेडी आप 12% घाटे में हो जाते हैं। यानी कि अगर आप उस स्टॉक को 1 साल होल्ड करते हैं तो 12% आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप निफ्टी का पिछले 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, वो तो 12% है ही नहीं, तो ऑलरेडी आप लॉस में हैं। तो ये जो जब बहुत ही बड़े स्केल पर होता है तो एक तो इसकी वजह से बड़े रिटेल इन्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं, और ये बाज़ार के लिए एक खतरे की घंटी होती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि मार्केट्स ओवर लेवरेज्ड हो गए हैं। अब आप अगर मार्जिन पे पैसे लेकर शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं, और जब आपका शेयर गिरेगा और मार्जिन कॉल आएगी तो आपके साथ क्या किया जाएगा? आपके शेयर्स को अंधाधुंध बेचा जाएगा। तो इसलिए ये MTF जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी नुकसानदेह होता है, मार्केट्स के लिए भी खतरे की घंटी होती है। फ़ायदा सिर्फ ब्रोकर्स को होता है। और देखिए, जिस तरीके से ऑप्शंस मार्केट में बदलाव किए गए तो ब्रोकर्स को तो नुकसान हो ही रहा है, और इसकी भरपाई कुछ हद तक वो MTF से कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को फ़ोन कर कर के उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि आप MTF करें।
इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लेवरेज कराकर, उनको प्रॉफिट्स का लालच दिखाकर अगर ये किया जाता है तो ये बुरा है। इसे कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए और एक लिमिट में होना चाहिए। आज अगर आप देखें एमटीएफ में का जो लेवल है वो अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमटीएफ हो गया है। सितंबर 24 के बाद जब मार्केट्स गिरे थे उस वक्त एमटीएफ का लेवल कितना था? करीब 81,000 करोड़ था। और उसके बाद क्या हुआ हमें पता है, और आज हम उससे ऊपर चले गए जबकि मार्केट्स अभी उससे नीचे हैं। और एमटीएफ में कितना ग्रोथ हुआ है अगर आप इसका एक कंपैरिजन करें तो 5 साल पहले 2020 में ये सिर्फ 3,000 करोड़ हुआ करता था और आज हम 1 लाख करोड़ पर पहुंच गए हैं। हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो ये क्या है? आप लोन पे लेकर पैसे मार्केट में लगा रहे हैं, रिस्क अपना बढ़ा रहे हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में ही कहा जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने के पैसे नहीं है तो क्यों खरीदना? और ऐसे एसेट्स में जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है और ये मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको डेटा भी दिखाया था, बताया था कि किस तरीके से मार्केट्स का बुल रन अब मैच्योर्ड फेज पर पहुंच गया। पिछले साल हमें फॉल तो देखने को मिला लेकिन फिर हमें रिकवरी भी देखने को मिली और फंडामेंटल्स इस रिकवरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमने आपको दिखाया और रीजंस भी शेयर किए। अब जो खतरे की घंटे की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर बाकी ग्लोबल फैक्टर्स को आप एक बार के लिए इग्नोर कर भी दें तो आज आपकी इकॉनमी, आपकी कंपनीज क्या कर रही हैं, यही मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। और मार्केट में अगर देखें तो जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आप सबने देखा। अब इसी में ये जो टैरिफ्स का एंगल आ गया है, ये किस तरीके से हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे बैंक्स को इम्पैक्ट कर रहा है और कर सकता है, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये टैरिफ्स का अगर आप ऐसे इम्पैक्ट देखेंगे कि ठीक है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, बहुत छोटा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसका अगर आप इकॉनमी पर इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा होगा। कैसे होगा? जॉब्स की बात हम जानते हैं कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि काफ़ी लोग इसमें दिहाड़ी मजदूर इस टाइप के काम करते हैं रोज़मर्रा और इनकी जो है डेली पेमेंट्स टाइप होती हैं, तो एक मास स्केल पर यहाँ पे रोज़गार चलता है और ये अब संकट में आ गया है। तो जॉब्स चल जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही इकॉनमी पर, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखिए कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन भी ले रखा है और वो लोन में अब खतरा बनता हुआ दिख रहा है कि वो लोन को चुकाएंगे कैसे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज का तो प्रोडक्शन ठप हो गया है। तो जितना भी लोन इंडस्ट्रियल जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने बैंक से लिया है उसका करीब 1/5 लोन इन कंपनीज ने ले रखा है और अगर ये टैरिफ का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, मास स्केल पर डिफॉल्ट्स होंगे और इसका नुकसान इन सेक्टर्स को तो होगा। बैंकिंग सेक्टर भी इससे बच नहीं पाएगा। ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है और माइक्रो फाइनेंस में इतने डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, उनके प्रोविजनिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं और जो इस साल का जो एस्टिमेट है कि 10.5 से 11% तक का क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अब आपको ये अच्छा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा पीछे जाके कंपेयर करूं तो 24-25 यानी कि पिछले साल ये 10.9% था, तो हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर उससे पिछले साल जाएंगे तो ये करीब 16.3% था। तो आप देख रहे हैं कि करीब 5% का क्रेडिट में हमें ग्रोथ में ड्रॉप देखने को मिला है और अगर ये टैरिफ का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये और ज़्यादा गिरेगा, डिफॉल्ट्स और ज़्यादा होंगे। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज।
ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। और इस खतरे को सरकार भी समझ रही है और हमारी इंडस्ट्री वाले भी समझ रहे हैं और इसीलिए इंडस्ट्री के लोगों ने कल जाके आरबीआई गवर्नर से मुलाकात की, सरकार से भी बात कर रहे हैं और वो उन्हें हेल्प की मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। क्या है उनकी मांगे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने आरबीआई के साथ कहा है कि ये टैरिफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके यहाँ पड़ने वाला है और वो चाहते हैं कि 1 साल तक लोन की पेमेंट्स को रोका जाए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खतरा है कि वो बैंक्स की किस्त उन्हें लग रहा है कि शायद ना चुका पाए। ऐसे में कहीं उनकी बैंक्स की डिमांड ना आ जाए, कुर्की ना हो जाए, फैक्ट्रियाँ ना सील कर दी जाए। वो कह रहे भैया हमें बचाइए ताकि हमसे लोन की किस्त ना मांगी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें फ्रेश लोन दीजिए, वो बिना कोलेट्रॉल के, यानी कि कैपिटल उनके पास कम हो रहा है। साथ में उन्होंने एनपीएज में छूट मांगी है कि भाई अगर हम नहीं दे पा रहे हैं 3-4 किस्त, भैया तो उसे एनपीए मत करार करिए, हमारी कंपनी को सील मत करिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी जो भी ड्यू डेट्स हैं उनको उनसे पेनल्टी को भी हटाइए और इस तरीके की तमाम मांगे उन्होंने की है। और इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारे जो भी इंडस्ट्री है उसका एक काफ़ी मेजर पोर्शन इस वक्त चिंता में है और ये मार्केट्स के लिए भी चिंतादायक है, बैंक्स के लिए भी और साथ में हमारी इकोनॉमी के लिए। और अब देखिए कि हमारी करेंसी लगातार वीक हो रही है, हो सकता है ये इसी इशू से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ने आरबीआई को जाके ये भी कहा है कि हमारी करेंसी को वीक होने दीजिए, हम चाहते हैं हो, ताकि जो टैरिफ से उनका बिजनेस लॉस हो रहा है वो करेंसी के वीक होने से उनको फ़ायदा हो। हम जानते हैं कि जब करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा मिलता है और रुपया तो आप जान रहे हैं कि किस तरीके से वो वीक होता जा रहा है। हमने 88 के लेवल को भी पार कर दिया है और इस वक्त रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। इस साल 3% से ज़्यादा डेप्रिशिएट भी हो गया है। तो इसलिए ये जो एमटीएफ की बातें चल रही हैं और लोग ज़रूरत से ज़्यादा बुलिश हो जा रहे हैं और जो भी स्टॉक चढ़ रहा है, जो भी सेक्टर चढ़ रहा है शॉर्ट टर्म में, उस पे जाकर वो पैसे लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, लोन लेके लगा रहे हैं, ये ट्रेंड सही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ आपको कॉशियस करना है, डराना नहीं है। आइए दोस्तों अब आज का डेटा भी देख लेते हैं कि डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर को निफ्टी ने आज कन्विंसिंगली 25,000 के लेवल को पार कर दिया, 25,114। और हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और 500 पॉइंट्स की रैली हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए और सरप्राइजिंगली आज 8th कंसेक्यूटिव ग्रीन का डे हमें देखने को मिला। अगर हम कॉल आईवी पुट आईवी को देखें तो यहाँ पे कोई मेजर बदलाव नहीं है, सिचुएशन ठीक लग रही है। पुट कॉल रेशियो वंस अगेन इसमें हमें काफ़ी राइज देखने को मिला। ये 3rd या 4th डे है जब हमें पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पास्ट में हमने देखा कि जब भी इसमें हमें राइज देखने को मिलता है ये सस्टेन नहीं होता है और आज ये जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 1.29 की, ये काफ़ी हाई है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले कई दिनों में इतनी हाई हमें
ये वैल्यू देखने को मिली थी। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। विक्स को अगर हम देखें तो ये भी उसी लेवल पे चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो चीज़ अलार्मिंग है वो ये है कि पिछले 2 दिनों से OI ऐड नहीं हो रहा है, OI में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। तो जब इतनी रैली हमें देखने को मिल रही है और ये 7th 8th डे है जब मार्केट ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, क्यों OI एडिशन नहीं हो रहा? तो ये बड़ा खतरे का एक साइन है। और नेक्स्ट मंथ में अगर हम देखें वहाँ भी कोई मेजर पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इस मंथ की पोजीशंस कट करके नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रही हैं। प्रीमियम वंस अगेन प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले 1-2 दिनों से हमें उसमें बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ये 105 से 96 हो गया है और सेम पैटर्न हमें नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिला है। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, OI में एडिशंस नहीं हो रहे हैं और साथ में टर्नओवर भी लो है, यानी कि मार्केट कैसा लगता है कि दम अब निकल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ठाक है, हम इसे बुरा नहीं कह सकते। और FIIs की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में मामूली कट हुआ है। आप खुद सोच के देखिए कि 8th कंसेक्यूटिव डे इन ग्रीन और उनके शॉर्ट पोजीशंस में कोई विशेष कट नहीं, मार्जिनल कट है। तो क्या है आज का डेटा? अगर मैं आज का डेटा देखूं तो पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला है, लेकिन बाकी सारा डेटा नेगेटिव है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस रैली का टाइम खत्म हो गया है। अब यहाँ से हमें कुछ एक ब्रेक रैली में देखने को मिलेगा। तो इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह अगर हम देखें तो पहला, OI एडिशंस नहीं ऐड हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है इतनी रैली में। दूसरा, पुट कॉल रेशियो अपने टॉप के लेवल पर पहुंच गया है। और साथ में एक और फैक्टर को अगर आप देखें तो जिस तरीके से पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिल रहा है, प्राइस में उस तरीके का राइज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा अनयूजुअल है, खास करके ऊपर के लेवल में। अगर हम मार्केट के नीचे के लेवल पर हैं, वाइल मार्केट्स आर करेक्टिंग, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन पुट कॉल रेशियो बढ़ गया, तो ये अक्सर साइन होता है कि रिवर्सल का, यानी कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाएंगे। लेकिन जब मार्केट में एक ठीक ठाक रैली हो गई है और उसके बाद आपको वही पैटर्न दिख रहा है, यानी कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गए और पुट कॉल रेशियो बढ़ गया, तो ये साइन होता है कि लेट कमर्स मार्केट में आ रहे हैं। और जब भी लेट कमर आता है तो मार्केट उनकी कमर तोड़ देता है। तो अब हम ये कह सकते हैं सेफली कि अब पार्टी इज ओवर, ये रैली अब अपने पीक पर पहुंच गई है। 1-2 दिन हो सकता है मार्केट फड़फड़ाए, लेकिन अब यहाँ से मार्केट्स पॉज लेंगे या नीचे आएंगे। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि अगर हमारे लेवल्स को यूज़ करके आपने बुलिश पोजीशंस बनाई है तो इट इज़ बेटर टू प्ले सेफ एंड एग्जिट द पोजीशंस। मार्केट 1-2 दिन में हमें ब्रेक लेते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।